नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। कि तेज़ी से शहरीकरण का होना, पक्की सड़कों का बनना, पक्के मकान का बनना और उसके आगे अगर हम जाएं तो ज़्यादा वाहन का प्रयोग करना, वाहन के प्रयोग करने से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना और उससे ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, वो एक कारक है जो वायुमंडल को गर्म करता है। तो इस तरह के कुछ हमारे मतलब फैक्टर्स हैं जो, या कहीं पे इंडस्ट्री है तो उसके चलते भी गर्मी बढ़ती है। जो वन हैं या ये सब जो कारक हैं, इसमें हम देखें तो वन जो पेड़ होते हैं वो लगातार ऑक्सीजन गैस हमको देते हैं जो वातावरण को नमी युक्त नमी और ठंड प्रदान करती हैं। तो पेड़ों से नमी हमको मिलेगी, वातावरण ठंडा होगा। दूसरी तरफ अगर पक्के मकान, पक्की सड़कें जितनी बनेंगी, उनका क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, उतने उष्मा के परावर्तक तैयार होंगे। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं और किरणें पड़ने के बाद जब धरती की सतह गर्म होती है, उससे टकरा कर जो हवा ऊपर उठती है वो हमको गर्मी का अनुभव कराती है। तो हमारे जितने परावर्तक सतह बढ़ेंगे उतनी हवाएं जो है टकराएंगी और उतने ऊपर उठेंगी और वो हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ाएंगी। तो इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो वातावरण में, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, वो आउट गोइंग रेडिएशन को, जो धरती से निकल करके अंतरिक्ष में जाने वाली जो गर्माहट है, रेडिएशन है, उनको रोकने का काम करती है। अगर वो उनको नहीं रोकें तो धरती का तापमान काफ़ी नीचे चला जाएगा और वो जीवन के अनुकूल नहीं रहेगा। तो उस वातावरण को, यानी जीवन के अनुकूल वातावरण को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन जब उस ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो वो ज़्यादा हीट को रोकेगा। जितना हमको चाहिए, जितना अनुकूल है, उससे कई गुना ज़्यादा हीट को वो रोकना शुरू कर देगा, जिससे क्या होगा कि रात में भी जो वातावरण को ठंडा होना चाहिए वहाँ तक वो ठंडा नहीं होगा। अब इसका प्रभाव कैसे हमको दिखता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमको मिलता है कि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। अभी 2 दिन पहले अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक था। तो न्यूनतम तापमान का बढ़ना ये दिखाता है कि आप जैसे ही घर से निकल के वातावरण में प्रवेश करते हैं, आप उस तापमान से अधिक तापमान का सामना करते हैं। मतलब उस दिन, जिस दिन न्यूनतम तापमान 30 डिग्री है, उस दिन आपको 30 डिग्री से कम का तापमान वातावरण में कहीं नहीं मिलेगा। और जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो हम एकदम से बढ़ेगा और 8:30 बजे का जो उस दिन का आंकड़ा था वो 36 डिग्री में पहुंच गया था। मतलब हमको प्रातः काल की जो ठंडक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और हमको रात के बाद सीधा दोपहरी का अनुभव होना शुरू हो गया। तो गर्मी का जो पीरियड है, मतलब गर्म हवाओं का जो पीरियड होगा, अवधि होगी दिन का, वो बढ़ जा रहा है। तो पेड़ों का, इसके पीछे पेड़ों की कटाई, पक्के मकानों, पक्की सड़कों का बनना, ये कारक हैं शहरी क्षेत्र में। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वातावरण अनुकूल है। मजदूरों बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे।
जी बिल्कुल, पेड़ों की कटाई से प्रभाव चल पड़ा है। पेड़ों की कटाई ऐसा है कि जब सन 2000 ईस्वी की बात है, उस समय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने अपने एक भाषण में बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट कवर है 52% है और आज के तारीख में छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट कवर जो है 27-28 के लगभग है। तो पेड़ों की कटाई के कारण जो है वन अधिकार पट्टे 2005 में एक सरकार आई केंद्र में, उसने बोला कि भाई हम वन अधिकार पट्टे देंगे। तो एक एक गांव से 50-50, 100-100 आवेदन गए। अब आप ये मान लें कि एक आवेदन ने अगर 1 एकड़ के लिए भी पट्टे के लिए भी अप्लाई किया हो, आवेदन दिया हो और 50 आवेदन भी है एक गांव से, हालांकि संख्या कहीं ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, मैं एक औसत बता रहा हूं। तो एक गांव में 50 एकड़ के जंगल साफ करके ही उसने वन अधिकार पट्टों की प्रक्रिया चालू हुई होगी। फिर उसमें सरकारों ने टारगेट दिए कलेक्टर्स को कि भाई आपको इतने लोगों को पट्टे बांटने हैं। तो एक तो वन अधिकार पट्टे के कारण यहाँ का बहुतायात जंगल उजड़ गया है यहाँ का। अब पेड़ों की कटाई बिल्कुल इसलिए रुकनी चाहिए क्योंकि अंबिकापुर से सूरजपुर जो सड़क देखते थे हम लोग देख रहे हैं, उस सड़क में पूरा पेड़ थे। अंबिकापुर शहर के आसपास पूरे जंगलों से पटा पड़ा था। महामाया मंदिर के ऊपर जो महामाया पहाड़ है उसके ऊपर पेड़ थे। और आप इधर लखनपुर तरफ जाए, बहुत ज्यादा दूर न जाए, पीजी कॉलेज चले जाए, पीजी कॉलेज के आसपास पेड़ थे। तो पेड़ों की कटाई भरपूर हुई है और शहरीकरण के कारण हुई है। अंबिकापुर से लटोरी जाने में पूरे जंगल था, गांधीनगर थाने के उस पार पूरे जंगल था। पेड़ों की कटाई भरपूर हुई है। पेड़ों की कटाई बिल्कुल रुकनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, पेड़ की कटाई को रोके। हमारे सरगुजा संभाग के कई क्षेत्रों में खदानें हैं, कहीं कोयले की तो कहीं बाक्साइट की, कहीं से रेत निकाली जाती है तो कहीं से मुरम निकाली जाती है। इससे मिलने वाली रॉयल्टी का कुछ हिस्सा इन क्षेत्रों में कार्य करने हेतु डीएमएफ एवं अन्य मदों के जरिए जिले को मिलते हैं। लेकिन इन रुपयों का कितना उपयोग उन क्षेत्रों में अथवा सरगुजा संभाग में पर्यावरण को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सही बनाने को होता है, यह एक प्रश्न चिन्ह है, जिसका उत्तर शासन प्रशासन के पास यह है कि हर साल हरियाली तिहार और न जाने क्या क्या पर्व वृक्षारोपण को लेकर ये मनाते हैं, अवार्ड लेते हैं, कई रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन पौधे कितने जीवित रहे इसकी जानकारी नहीं है। जिस मैन पार्ट की तुलना हम शिमला से करते हैं, उस मैन पार्ट को उजाड़ने में, खनन के नाम पर बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया है। वन विभाग को यदि छोड़ दें तो स्थानीय जिला प्रशासन और सरकार ने यहाँ की जैव विविधता एवं पर्यावरण को सहेजने क्या किया, इसका उत्तर कई दिनों से ढूंढने हुए कई विभागों से संपर्क करते हुए हमें नहीं मिली। लेकिन ऐसी जानकारी मिली जिसने न सिर्फ हमें आश्चर्य में डाल दिया, बल्कि जिनके लिए यह कार्य हुआ वे भी आश्चर्यचकित हैं कि उनके उत्थान के लिए जिला की सरकार ने इतने रुपए खर्च कर डाले और उस समाज के लोगों को भी पता नहीं है। उस प्रमुख विशेष संरक्षित जनजाति में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले 20 लाख और फिर वहां के युवाओं को प्रशिक्षण, खेलकूद एवं समिति निर्माण सहित कई कार्य के लिए इसी डीएमएफ मद से 30 लाख के आसपास खर्च कर दिए गए। अर्थात जहां पर जंगलों को उजाड़ा गया, जमीन बर्बाद कर दी गई, कई परिवार बेघर हुए, वहां पर्यावरण को लेकर चिंता जिला एवं प्रदेश की नहीं के बराबर है। लेकिन उसे खनन से मिलने वाले पैसे की बर्बादी जागरूकता के नाम पर कैसे होती है, यह 50 लाख इसका जीता जागता उदाहरण है। खैर, इस पैसे और रुपए की बात बाद में करेंगे। आज का सवाल यह है कि हम अपने पर्यावरण को लेकर सचेत हैं, और यदि हैं तो कितने हैं। हम इस पर्यावरण से, इस धरती से ना जाने कितना उपभोग कर रहे हैं, किंतु बदले में उसे संवारना छोड़ बर्बाद क्यों कर रहे हैं। क्या इसे संरक्षित रखने की जवाबदेही, जिम्मेदारी केवल वहाँ के आदिवासी की है? संघर्ष करने की जिम्मेदारी, लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी यहाँ के आदिवासियों की है? हम क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? हम क्या चाहते हैं? यह पर्यावरण बर्बाद हो जाए और या फिर आबाद रहे? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब हमारे पास नहीं है। विगत कई साल से सरलग हसदेव के जंगल कटे के विरोध के आंदोलन में सक्रिय हैं और यही सक्रियता की वजह से
माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार में 6 महीना में जेल भेजे से तेकर बाद भी ये जंगल नहीं कटंदन, ये आंदोलन जारी रखे जाही और ये बार आंदोलन जरा ठीक से और जरा जोरदार करे जाही ओकर तैयारी बर। चूँकि पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है तो यहाँ ये देखे बर कि पर्यावरण दिवस के बधाई दिए कैसे जाते हैं, कैसे दिए जाना चाहिए। का वास्तव में हसदेव के रहने वाला मूल निवासी मन ला, आदिवासी भाई बहनी मन ला, छत्तीसगढ़िया जनमानस ला ये विश्व पर्यावरण दिवस के बधाई दिए जाना चाहिए। ये स्थिति में जब काल के गाल में समा गए हैं मोर हसदेव के जंगल है तो बड़े बड़े सुरसा के खदान खुले हैं, उद्योगपति मन है अपन जागीर समझ करके हमार जंगल ला सरलग काटे जाते। अब कोंदा भैरा सरकार ला ककर होश नहीं है। अरे उद्योगपति के झोला से तुम ला पैसा मिला थे ठीक है, लेकिन यहाँ मूल निवासी मन के जीव ला बचावा। आज 55-52 डिग्री तापमान हुआ थे और सरलग जंगल ला काटा था, बड़े बड़े पेपर में विज्ञापन छपा था। पर्यावरण दिवस के बहुत बहुत बधाई। डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे जनप्रतिनिधि और इसने नेता मन। जो सरकारी डाटा है वह कहता है कि पीईकेबी में कोयला उत्पादन हेतु 2 चरण में लगभग 98,000 पेड़ काटे गए, जबकि इस मामले में ग्रामीणों को कहना है कि कम से कम 4 लाख के आसपास पेड़ काट लिए गए हैं और नए खदान के लिए भविष्य में और भी लाखों पेड़ों की बलि ले ली जाएगी। यही कारण है कि जल जंगल जमीन की रक्षा हेतु सरगुजा के आदिवासी जंगल में पिछले 800 दिन से भी अधिक समय से धरने पर बैठे हुए हैं, जिनकी सुनवाई शायद कहीं नहीं होनी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुनवाई हो, इसे लेकर इन ग्रामीणों को संघर्ष सालों से है, लेकिन राज्यपाल से लेकर राज्य सरकार तक के पत्र और जांच के निर्देश के बाद जांच में क्या कार्रवाई हुई, हसदेव अरण्य क्षेत्र में उदयपुर ब्लॉक से लगे प्रभावित क्षेत्र के हर वर्ग को पता है। कार्यवाही एवं जांच के नाम पर महज खाना पूर्ति होती है। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में नए सिरे से पेशा कानून को लागू किया गया है, लेकिन उस पेशा कानून में क्या जल जंगल जमीन का समुचित अधिकार आदिवासियों को दिया गया है, इस पर एक बहस विधि जानकारों के बीच अलग से छिड़ी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण कहते हैं कि खदानों को कोयले के लिए कोल कंपनी एवं सरकारी तंत्र ने फर्जी ग्राम सभा का सहारा लिया है। मल्ला आंदोलन करे में 10 साल हो गई से और अनिश्चितकालीन धरना 800-850 दिन लगभग हुआ थे। का मांग है तुम्हें, काहे परेशान अपन का हो? हम जो फर्जी ग्राम सभा है ओला निरस्त करे बर और जो हमार जल जंगल जमीन है ओके बचाए बर हम लड़ाई लड़त हन। का खदान खुली से जगह केकर विरोध करत? कोयला खदान खुली से ओकर हमन विरोध करत हन। जो फर्जी ढंग से हमार जल जंगल जमीन अधिग्रहण करके अपन कोयला के मतलब कोयला खनन करत है, तेकर बा हमन विरोध करत हन। एकर बा हमन रायपुर में भी पद यात्रा करके गए और जो राज्यपाल दीदी चिट्ठी लिख के भेजे रहीस कि जो फर्जी ग्राम सभा है ओकर जांच किया जाए, तो ओकर जांच दबाए गई, जांच नहीं हुई से तो हम अपन जल जंगल जमीन ला बचाए बर अपन हरिहरपुर में धरना लेके बैठे हैं। हम एकर बर बैठे हैं कि सरकार और कंपनी हर मिल के हमारे जल जंगल जमीन ला उजाड़ा थे तेकर बर हम कहा था कि हमारे जल जंगल जमीन ला हम नहीं जुड़े दें। कितना दिन से बैठे हैं ऐसे कैसे का करता है? हम मन एजक 2 मार्च 2022 से आज तक बैठे हैं। तो खाना पीना कैसे करता, का करता? खाना देखिए सप्ताह में 1 दिन हम लोग बड़े कार्यक्रम करते हैं, हर सप्ताह में 1 दिन खाना खाते हैं यहाँ, बाकी तो 4-5 घंटा हर दिन बैठते हैं, लेकिन सप्ताह में 1 दिन बड़े कार्यक्रम करते हैं। जिसका नतीजा यह है कि पीईकेबी के दूसरे चरण को अनुमति दी गई और जंगल काट लिए गए। इतना ही नहीं, नए खदानों को खोलने हेतु भी कई कार्यवाही हुई है, जिस पर ग्रामीणों का ऐतराज है और वे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरगुजा संभाग में जल जंगल जमीन की लड़ाई और संघर्ष कोई नया है। सरगुजा में खुले अधिकतर कोल एवं बॉक्साइट के खदानों के प्रारंभिक दौर में ऐसे संघर्ष और विरोध देखे गए हैं, लेकिन हसदेव क्षेत्र का मामला अपने आप में एक बड़ी संघर्ष की कहानी को बयां करती है।
उस संघर्ष की कहानी को जहां के ग्रामीण लगभग 350 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा करके राज्य की राजधानी में न्याय मांगने पहुंचते हैं और न्याय के नाम पर महज खाना पूर्ति कर दी जाती है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार एवं कोल कंपनी के गुस्से का सामना भी इन ग्रामीणों को करना पड़ा है। कभी पुलिस का डंडा पड़ा तो कभी झूठे केस दर्ज हुए, कभी पुलिस ने विरोध के नाम पर ग्रामीण नेताओं को उठा लिया तो कभी उन्हीं की सरकार ने ग्रामीणों के ही जंगलों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। कभी धरना स्थल को आग लगवा दिया गया तो कई बार कई तरह के विरोध का सामना इन ग्रामीणों को करनी पड़ी। इसके बावजूद 800 दिन से अधिक समय से यह धरना लगातार चल रहा है, जो कि जल जंगल जमीन को बचाने की है। देखिए, हमारा आंदोलन है हथौड़ा बचाओ संघर्ष समिति 10 साल से कर रही है, लेकिन यहाँ पे धरना स्थल 2 मार्च 2021 मतलब 2022 से चालू है। यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। क्या मांग क्या है आपको? जी देखिए, यहाँ पे परसा इसके बासन माइंस जो चालू है, हमारे जो लड़ाई से पहले चालू हो गई थी, लेकिन जो और अन्य खदान है वो खदान ना हो, मतलब कहा कि हमारी मांग वही है कि यहाँ पे कोई और नए खदान ना हो। अच्छा, आपके आंदोलन को रोकने के लिए कितने क्या क्या प्रयास कर चुके हैं? देखिए, हमारी आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर षड्यंत्र पूर्वक FIR दर्ज करवा दिए हैं। कई बार हमें पकड़ के जेल में भी ले गए हैं और कई बार मतलब हम लोग को रोकने के लिए इन लोग षड्यंत्र किए और हमारी धरना स्थल को भी जला दिए गए। पिछले 850 दिनों से जो अनिश्चितकालीन धरना जारी है, उस आंदोलन को एक सॉलिडारिटी देने, समर्थन देने पूरे प्रदेश से लोगों को आह्वान किया गया है और आज सम्मेलन के बाद एक आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि इस आंदोलन को सिर्फ हसदेव नहीं बल्कि रायपुर राजधानी और प्रदेश के अन्य जगह ले जाने का। पिछले दिनों निश्चित तौर पे अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक संज्ञान लिया था। जो पलसा कोल ब्लॉक के लिए वन स्वीकृति के लिए फर्जी ग्राम सभा हुई थी, उसकी शिकायतें आयोग में दी गई थी और आयोग ने ये माना है, जो SDM ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट के बाद आयोग ने ये माना है कि ये जो ग्राम सभा है वो विधि विरुद्ध है, फर्जी तरीके से है और उन्होंने जो आदेश पारित किया है आयुक्त को कि यथास्थिति रखा जाए, अगले आदेश तक आयोग विस्तृत सुनवाई करेगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित करेगा। तब तक स्टे उन्होंने एक तरीके से दिया है यथास्थिति बनाए रखने का। तो हमारा शासन प्रशासन से यही आग्रह है कि आयोग के उस आदेश का सम्मान करें। इसमें यहाँ आए और हमको ये भी मैसेज मिला है कि फिर से हसदेव के जंगल को काटने की तैयारी चल रही है, कुछ दिनों के अंदर ये काम करेंगे। तो ये तो हम संभव होने नहीं देंगे। हम इसकी तैयारी के लिए भी बैठक रखे हुए हैं ताकि हम अच्छे से विचार करके हसदेव जंगल की लड़ाई और कैसे आगे लेकर जाए और किस तरह से अदानी अंबानी के यहाँ से भगाएं। सरकार और कोल खनन कंपनी का तो यहाँ तक दावा है कि उन्होंने काटे गए 98,000 पेड़ों के बदले 53 लाख से भी अधिक पौधे लगाए हैं, लेकिन ये पौधे कहाँ लगाए गए हैं और कितने सुरक्षित हैं, इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। सरकार के पास बस कागज है जिसके जरिए वह अपना और कोल खनन कंपनी का पक्ष रखती है। अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र पूरी तरह वन आच्छादित क्षेत्र था, मगर कुछ वर्षों से जब से यह अदानी का पावर प्लांट के लिए यहाँ से कोयला लिया जा रहा है उदयपुर क्षेत्र से, और हमारे महामाया पहाड़ पे बेतरतीब अवैध कब्जा हो रहा है, इसके कारण जो हरे भरे वर्षों पुराने साल के वृक्ष हैं वो काटे जा रहे हैं लाखों की संख्या में। इस कारण अंबिकापुर सरगुजा क्षेत्र, जहां आज से कुछ वर्ष पहले जून के महीने में भी लोग एक चादर डाल के सोते थे, इतना बढ़िया यहाँ का तापमान रहता था, अब देखिए आप रात को भी यहाँ 34-35 तापमान रह रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो माननीय मंत्री बने हैं, सबकी ये जवाबदारी है कि वन आच्छादित क्षेत्र जो सरगुजा है, साल वनों से ढका हुआ, यहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए इन वृक्षों की अवैध कटाई को रोकें। साथ ही ये जो महामाया पहाड़ में अवैध रूप से जंगलों की कटाई करके बाहरी लोग बस रहे हैं, इसको रोकें। इस दिनों सरगुजा के पारा चरम पर है और हर वर्ग तपती गर्मी से परेशान है। हर कोई पेड़ लगाने और बचाने की बात कर रहा है, लेकिन यह बात केवल तब तक के लिए है जब तक यह गर्मी है। गर्मी खत्म होते ही हम पर्यावरण संरक्षक सब कुछ भूल जाते हैं
हाथ में ना पेड़ लगाते हैं, न वर्षा जल का संचय करते हैं, न तो हसदेव अरण्य को बचाने को लेकर हम आवाज धरना स्थल पर जाकर उठाते हैं, न ही घर से उसका वाजिब समर्थन करते नजर आते हैं। ये पर्यावरण वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हालांकि इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि पर्यावरण को लेकर सरकार चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार और आमजन और सरकार की जो एजेंसियाँ हैं वो भी पर्यावरण को लेकर काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक जो त्रासदी है पर्यावरण का, जो एक बिगड़ाव हुआ है, संतुलन में जो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है, उसमें कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण का बहुत बड़ा रोल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और ये बात कहना कि क्या बोलते हैं गाँव के लोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पर्यावरण को ख़राब कर दिया, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन औद्योगिकीकरण जो हुई है बहुत तेज़ी से और जो औद्योगिक क्रांति आई है हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर एक विशेष रूप से जिम्मेदार है। आप इस बात को समझिए कि जो बेतहाशा जो पेड़ कट रहे हैं वर्तमान में, वो इसलिए नहीं कट रहे हैं कि उस पेड़ की ज़रूरत क्या बोलते हैं मनुष्यों को है, वो उद्योगपतियों को उसकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उद्योग स्थापना के लिए या वहाँ से कोयला खनन के लिए या प्राकृतिक संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। और बहुत भयानक स्थिति है जो जैव विविधता में असंतुलन की स्थिति हुई है, ये कहीं ना कहीं मानव निर्मित है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार को जवाबदेहता भी तय करनी चाहिए। जिन उद्योगों को अलॉट किया जाता है प्लॉट काम करने के लिए या उद्योग नीति में, उनकी जवाबदेहता भी होनी चाहिए कि जितना वो उस जगह का नुकसान कर रहे हैं उसका भरपाई भी वो उस साल में या एक न्यूनतम समय में उसका पूरा करें। तो सरगुजा की अगर स्थिति लें और अभी आप वर्तमान में देखें 55 डिग्री 52 डिग्री का में तापमान पहुंच गया, लोग मर रहे हैं। यूपी और अन्य जगहों की तो स्थिति ऐसी है कि जो छोटे छोटे चिड़िया और पशु पक्षियाँ हैं वो गर्मी से गिर रहे हैं, जीव जंतु गिर रहे हैं गर्मी से। ये क्या हाल हो गया था, बेंगलोर में पानी ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत बुरा स्थिति है। सरगुजा में भी कभी ऐसा नहीं रहा, मैन पार्ट में 41 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। लोग कभी वहाँ पे उसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता था, आज वहाँ पे 41 डिग्री का टेम्परेचर है, जो रायपुर के करीब नियर टू रायपुर है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मानव निर्मित मूल है, और इस पर बहुत गंभीरता से सभी, सिर्फ सरकार भी इसको पूरा नहीं कर सकती, बल्कि हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम सब मिलके इस दिशा पे सोचें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। अगर हम अपने घर के आसपास भी अगर 10 पेड़ 20 पेड़ 30 पेड़ की जिम्मेदारी लेते हैं और उसको सुरक्षित करते हैं, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ चीज़ों में, अभी बारिश चालू होने वाला है तो बारिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फोकस करें तो शायद जल स्तर में सभी नगर निगम में कंपलसरी किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लेकिन 90% इवन सरकार की बिल्डिंगों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो नियम बनाना और नियम को पूर्ण करना और उसकी जवाबदेहिता को तय करना, ये तीनों चीज़ होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हृदय के रूप में हसदेव अरण्य की एक पहचान है, जो कई तरह के जैव विविधता वाला घना जंगल है, जिसकी सुरक्षा केवल उदयपुर के लोगों की नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ की जवाबदेही है। किंतु इसके बावजूद हमारी चुप्पी समझ से बाहर है। हम यह सोचते हैं कि ज़्यादा गर्मी हुई तो एसी लगा लेंगे, कूलर लगा लेंगे। पेड़ों को कौन बचाए, कौन पेड़ लगाए और उसे सुरक्षित रखे? हमारे पास पेड़ों की सुरक्षा को लेकर समय ही नहीं है। हम आधुनिकता के युग में इतने आगे निकल गए हैं कि हम जानते हैं रुपए पैसे खर्च कर अपने घर और ऑफिस का वातावरण कूल कर लेंगे। यही कारण है कि गर्मी की केवल बात होती है और बरसात आते ही हम सब भूल जाते हैं। जिस मैन पार्ट की तुलना हम शिमला के रूप में करते थे, वहाँ भी अब गर्मी में तापमान 40 डिग्री के पार कर चुका है। वहाँ भी बॉक्साइट खनन के नाम पर क्या हुआ, अंबिकापुर के लोगों को शायद इसकी जानकारी ना हो, लेकिन स्थानीय लोग अच्छे से जानते हैं। कई पानी के सोर्स खत्म हो गए और कई नदियों के उद्गम स्थलों के समाप्त होने का अनुमान स्थानीय लोगों का है। लगातार बॉक्साइट खनन एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखने न पेड़ लगाने गए और न ही पर्यावरण की दृष्टि से कोई कदम उठाया गया। यही कारण है कि मैन पार्ट अब तपने लगा है और धूप की गुब्बार वहाँ भी दिखने लगी है। हम कुछ ना करें, मैन पार्ट के लोगों को, हसदेव क्षेत्र के लोगों को छोड़ दें, उनकी अपनी परिस्थिति में वे लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें। कम से कम एक एक पौधा ही हम लगा लें और उसे सुरक्षित कर लें तो सरगुजा के पर्यावरण को थोड़ा सहेज लेंगे। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत
बड़ी समस्या है। आज दुनिया में देखा जाए तो ये आतंकवाद से भी बड़ी समस्या है, क्योंकि आज जितनी गर्मी बढ़ रही हम देख रहे हैं, उससे मानव जीवन पर खतरा हो सकता है। और हम इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हर व्यक्ति ये लक्ष्य रखे कि मुझे अपने जन्मदिन पर सबसे बड़ा पुण्य का काम करना है, एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम घर में अगर 4 सदस्य हैं और 4 सदस्यों का अगर जन्मदिन अगर एक एक पौधा भी लगाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं हमारे पास जगह नहीं है तो हम कहाँ पौधा लगाएं, लेकिन एक ऐसा उचित कहीं पर भी जगह देखकर हम अपने गमले में कहीं पर भी ज़रूर, आजकल एक मैंने गृह वाटिका भी बहुत हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो ये भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का एक बहुत अच्छा उपाय है। साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे नकारात्मक विचार है। आज हम लोभवश या पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, लोभवश आज हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज पैदा कर रहे हैं, या लोभवश हम बहुत ज़्यादा हमारे फर्नीचर्स के लिए हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। अगर हमारी आवश्यकता ज़रूरी है, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है उन सब चीज़ों का हम कम से कम प्रयोग करें। साथ साथ हम रोज़ प्रकृति को धन्यवाद दें। प्रकृति माँ की तरह हमारी पालना करती है, प्रकृति को हम रोज़ धन्यवाद दें। उनसे हमें जो प्राप्त हो रहा है उसके लिए हम उनके लिए थैंक्सफुल रहें, और दिल से अपनी शुभ भावनाओं के पवित्रता के प्रकंपन अगर हम इस वातावरण में फैलाएंगे तो प्रकृति समय पर हमारी मदद करेगी, और प्रकृति को जो हम दुआएं देंगे वो प्रकृति की दुआएं वापस लौटकर हमारे तक आएगी। इसलिए रोज प्रकृति से हमें जो कुछ मिल रहा है उसका धन्यवाद अवश्य करें। क्योंकि आधुनिकता में मौसम के अनुकूल सारे संसाधन मौजूद हैं और खरीद कर हम अपने ऑफिस और घर का वातावरण अपने अनुकूल कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत किसी के विरोध एवं समर्थन की नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरत है कि हम अपने वातावरण को कैसे अनुकूल बनाएं, और इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और कम से कम पेड़ काटे जाएं। पेड़ों की कटाई हो रही है, उस पेड़ की कटाई को रोकने के लिए हम लोगों को मिलकर सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है, और साथ में नए पेड़ लगाने की भी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाएं, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण से बचे। साथ ही आज के परिवेश में बहुत सारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर के चलते कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, उसके चलते भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में यदि देखें तो रासायनिक दवाओं का और पेस्टिसाइड का बहुत उपयोग हो रहा है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सरगुजा की संस्थाओं ने एक अभियान चलाकर पूरे सरगुजा में पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए अभियान बनाया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए गांव-गांव जाकर किसानों को यहाँ की जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो मिलकर उनको जागरूक करेंगी और उनसे निवेदन करेंगे कि वो जैविक खेती को अपनाएं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। जिन पेड़ों को हम लगा रहे हैं वे जीवित हों, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तभी वैश्विक स्तर पर हम कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के अपना योगदान दे सकते हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर कुछ कार्बन उत्सर्जन के मामले में नंबर 1 पर अभी चीन है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर और भारत का स्थान तीसरी है। जबकि कोयले की खपत को यदि देखी जाए तो चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर बड़ा देश है, जो आज भी 80% बिजली उत्पादन हेतु कोयले पर निर्भर है, जबकि हमने वैश्विक स्तर पर 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। हसदेव में जो आदिवासी भाई बहन लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं जंगल को बचाने के लिए, सबसे पहले मैं उनको सलाम बोलूंगा। और मैं अंबिकापुर के आम जनता से, सारे पार्टियों से, सारे लोगों से अपील करूंगा कि पार्टी से ऊपर उठकर, सारे चीजों से ऊपर उठकर जंगल के लिए हर घर के व्यक्ति को आगे निकलना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, अगर आज हम अपने जंगल के लिए लड़ाई नहीं लड़े तो बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ हवा खाने नहीं आता है। हवा की जरूरत हमको है, ऑक्सीजन की जरूरत हमको है। तो अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे
तो वो दिन दूर नहीं जब कूलर एसी भी काम नहीं आएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पर्यावरण जो है वो हमारी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। आज का जो मानव है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगातार जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता जा रहा है, जिसका आज देखने को मिला है। सरगुजा की अगर हम बात करें तो हसदेव जो जंगल है लगातार कटाई हो रही है वहां पर और इसे रोकने का प्रयास किया गया, परंतु अगर कहा जाए तो जमीन पे प्रयास नहीं किया गया। अगर निश्चित रूप से प्रयास किया जाता तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता और इसका आज खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो तापमान है वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। अगर कोरोना महामारी की हम बात करें तो उस समय लोग साफ वायु के लिए तरस रहे थे, वायु के लिए तरस रहे थे और जो प्रकृति के लगातार कटने से आज लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और आने वाले समय में भी देखा जाएगा कि लोग ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं खरीदने का भी प्रयास करेंगे और हो सकता है कि उस वक्त उन्हें ऑक्सीजन भी ना मिले। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और हम सभी का ये उत्तरदायित्व बनता है और ज्यादातर अगर प्रयास वहां जाकर के नहीं हो सके तो अपने घरों पर कम से कम पेड़ पौधे लगाएं, जितना हो सके उनसे उसकी सुरक्षा करें। यह कैसे होगा? तो एक तो पर्यावरण के प्रति हम जिम्मेदार बने और पेड़ों को कटने से तो बचाए ही, नए पेड़ लगाए ही। इसके साथ साथ आप सब गूगल पर कई ऐसे गेम और कैलकुलेटर मौजूद हैं जो आपके द्वारा कितना कार्बन उत्सर्जित दिन भर में किया जा रहा है इसे मापते हैं और बताते हैं कि साथ ही आप इन कार्बन उत्सर्जन को कम कैसे कर सकते हैं। यह भी यहाँ पर बताया गया है। इसका उपयोग कर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भागीदारी बन सकते हैं। देखिए, मैं सरगुजा संभाग की बात करूंगा। सरगुजा संभाग में आज तक इतनी गर्मी नहीं पड़ी जहां 47-48 का पारा देखने को भी मिला। हमारे सरगुजा संभाग पूरा पेड़ों से इलाका घिरा रहता हमारा सरगुजा संभाग है। इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं जहां पूरे अनेकों के लाखों की संख्या में पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन आज इस बार ये देखने को मिला कि पेड़ की कटाई होने के कारण हमारे सरगुजा संभाग में 47 तक का पारा पहुंच गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखित है। क्योंकि हमारा पर्यावरण दिनों दिन दूषित हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और ये आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत खतरे की घंटी है हमारे लिए। हम जितना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेंगे हमारा वातावरण उतना ही गर्म होता चला जाएगा। ऐसे में हमें एक नागरिक के रूप में जो इस धरती से, पर्यावरण से जल, हवा, खाद्य पदार्थ सहित कई चीज़ें ग्रहण करते हैं, हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। केवल एक हसदेव में ही जंगल साफ नहीं हो रहे हैं, एक पहाड़ को साफ नहीं किया जा रहा है। हमारे जिले में, क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जहां जंगल को काफ़ी उजाड़ा गया है और आज भी उजाड़ा जा रहा है। हमें एकजुट होना होगा अपनी प्रकृति की रक्षा हेतु, अन्यथा आज 42 से 44 डिग्री में है, कल 52 डिग्री तक पहुंचेंगे और फिर जी पाना मुश्किल होगा। देखिए, आज की जो परिवेश है, अभी आप देख रही है, पर्यावरण को लेकर हम सब जागरूक हो रहे हैं। हर किसी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप पेड़ लगाएं और अपने जन्म दिवस के अवसर पर या आप अपने बुजुर्गों के नाम पर जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर आप पेड़ लगाकर एक आप प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं, उसमें ट्री गार्ड लगाएं जिसमें आपके पूर्वजों का नाम रहे, ताकि उन जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक आपके पूर्वज का नाम रहेगा उस पेड़ के साथ। तो हमारी तो ये सोच है कि पर्यावरण को, ये जो हसदेव में पेड़ की कटाई हो रही है उससे निश्चित रूप से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इस पर मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो सरगुजा जो अंचल है, ये क्योंकि पूरा जंगली क्षेत्र है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे के रहने से, मैं आज से 15 साल पहले की बात करूं तो तापमान यहाँ की 38 के आसपास का रहता था, आज ये 44-45 के आसपास है। और मुझे लगता है ये जिस तरीके से पेड़ की कटाई हो रही है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए काफी तकलीफदेह, भयावह स्थिति निर्मित होने वाली है इससे। देखिए, पर्यावरण आज जो दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे जो कम हो रही है, आप देखे होंगे कि दिन प्रतिदिन टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसका प्रमुख कारण है जंगल का कटना।
जितना जंगल आज हम लोग काट रहे हैं उस अनुपात में हम जंगल लगा नहीं पा रहे हैं। और अगर आप जंगल नहीं लगाइएगा, पर्यावरण के साथ हम अगर छेड़खानी करेंगे तो स्वाभाविक रूप से है टेम्परेचर बढ़ेगा, कई सारी परेशानियां भी आएंगी, बीमारियां भी फैलेंगी। आज गर्मी भी इतना बढ़ चुका है, आप देखे होंगे सरगुजा में इस वर्ष पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा नौतपा में। इतनी गर्मी कहाँ से बढ़ रही है?